गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सबसे पहली चीज़ तो हो सकता है कि ये टाइम आपका गुड आफ्टरनून का हो, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा कि गुड डे स्टूडेंट्स। मैं विवेक श्रीवास्तव एज एजुकेशन से। मैं आज का जो ये ट्यूटोरियल है ये बेसिकली मैं लैंग्वेज को लेकर के आ रहा हूँ अब। और लैंग्वेज सी जो कि थोड़ा सा लोग इसको टफ़ मानते हैं, जबकि ये बहुत इजी है अगर इसको बहुत हम ये कॉन्सेप्ट वाइज समझें, इसको सीक्वेंस वाइज समझें, इसको स्टेप वाइज समझें तो ये बहुत आसान है। तो मैंने पहले अब ये डिसाइड किया कि मैं जितने भी हमारे एज एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनका ओ लेवल में या 12वीं क्लास में या आईटीआई में बहुत सारी ऐसी जगह होती है, बीसीए एमसीए, जहाँ पर उनको एक लैंग्वेज सी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसके साथ आती है वो ये आती है कि इसका जो फैकल्टी होता है वो भी इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो शायद बच्चे को समझा पाना वो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो मैं बहुत आसान तरीके से मैं इस लैंग्वेज को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मैं इसका कुछ थ्योरी पार्ट है, क्योंकि जब तक आप इसका थ्योरी पार्ट नहीं समझेंगे तो आपको इसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन होगा। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा और इस थ्योरी पार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कोर्स में लैंग्वेज सी आती है, अगर वो एज एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको एक लॉगिन प्रोवाइड किया गया है। उस लॉगिन को अगर वो स्टूडेंट लॉगिन को एक्सेस करते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर उनको एक लैंग्वेज सी लेसन 1 नाम से एक लाइब्रेरी मिलेगी, यानी कि पूरे नोट्स मिलेंगे जो बने बनाए हैं। आपको उसको ओपन करना है और जब आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, जो पासवर्ड आप जिस सेंटर में पढ़ते हैं उस सेंटर से आप ले सकते हैं। तो मैं आपको ये कैसे एक्सेस होगा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वो पीपीटी डाउनलोड कर लेनी है, चाहे आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें, चाहे आप अपने पीसी पे डाउनलोड करें। बट पीसी पे अगर आप इसको करते हैं तो ये बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि पीसी पे कोई चीज़ को आप समझ पाते हैं, बड़ी स्क्रीन होती है, आपको अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उस पीपीटी को एक्सेस करते हैं। तो जो पीपीटी है वो इस तरीके से आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और भी लेसन्स आएंगे, लेकिन मैंने अभी ये लेसन्स डाउनलोड करे हैं, आपके लॉगिन में भी अवेलेबल हैं। तो मैं इसको सबसे पहले ओपन करता हूँ लेसन 1। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसने आपसे एक पासवर्ड मांगा और वो पासवर्ड आपको आपका जो भी सेंटर ओनर है वो आपको दे देगा, यानी जिस सेंटर पे आप पढ़ते हैं आप अपने टीचर से मांग सकते हैं इस पासवर्ड को। आप इस पे पासवर्ड को जैसे ही डालेंगे, ये मैंने पासवर्ड को टाइप किया और जैसे ही पासवर्ड को डाला तो आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नोट्स इस तरीके से कुछ ओपन होंगे। तो ये नोट्स ओपन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास पावर पॉइंट नहीं भी होगा तो भी ये चलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख करके आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आई होप कि जब भी आप हमारे सारे ट्यूटोरियल्स को पढ़ लेंगे स्मार्ट क्लासेस के थ्रू या अपने सिस्टम पर या फिर आप अपने मोबाइल पर, तो उसके बाद आपका एक अच्छा रिस्पांस होगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज सी जो बहुत कठिन लगती है वो आपको आसान लगने लगेगी और आप उस पर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लैंग्वेज सी का जो बेस है, जो उसका थ्योरी पार्ट है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा। यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है कि सी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है और क्यों ये चीज़ आई है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सी लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज टुडे। आज की डेट में आप देखते हैं कि अगर 12वीं क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है और ओ लेवल के पेपर में भी, पहले तो सी एक मेन पेपर होता था लेकिन आज भी थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज्ड किया गया है लैंग्वेज सी, लेकिन हटी नहीं है। लैंग्वेज सी तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर्ड, अभी क्या होता है कि अगर कोई चीज़ कहीं से भी आपको उठा करके काम करना पड़े तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी टफ लगेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता होगा कि जब आप इसका एनवायरनमेंट देखोगे तो एनवायरनमेंट में देखोगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर हम हेडर फाइल्स रखते हैं, फिर हम एक मेन फंक्शन लगाते हैं और मेन फंक्शन लगाने के बाद हम उसके अंदर सिंटेक्स वाइज काम करते हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि ये हाई लेवल का मतलब ये हो गया कि देखिए जहाँ पर हमें कोडिंग सिंटेक्स बेस करनी पड़े और जहाँ पर हमारा जो कंपाइलर होता है, जब हम इस बनाए गए अपने प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो वो हमें एरर बता सके, क्योंकि किस लाइन में कहाँ पर एरर है, तो वो एरर हमें बता सके
तो ऐसी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती है। और मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब है कि आप इसको किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको चला सकते हैं। तो अभी मैं आपको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों आई, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए आई क्योंकि सबसे पहली चीज़, जितनी भी इससे पहले जो लैंग्वेजेस होती थी, जो लो लेवल बेस होती थी, जो मशीन लैंग्वेज कही जाती थी, जैसे कि PL/I, कोबोल, इस तरीके की बहुत पुराने समय पे लैंग्वेजेस चलती थी। लेकिन लोग उनमें जब प्रोग्रामिंग करते थे तो उनमें एरर्स नहीं पता चल पाती थी कि हमारे किस लाइन में एरर है। तो वहाँ पर एरर्स को ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता था। और उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उनमें कोई भी ग्रामर नहीं होती थी, यानी उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता था। आज की डेट में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख करके बताता हूँ कि हम लोग सीधे से जानते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखा, दिस इज़ अ पेन। फिर मैंने इसी को दूसरी तरीके से लिखा, इज़ पेन दिस इज़। इसको तीसरी तरीके से लिखा, पेन दिस इज़ ए। तो अगर मैं इन 3 सेंटेंस में आपसे भी पूछूंगा कि कौन सा सही है, तो आप कहोगे दिस इज़ अ पेन करेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि ग्रामर का रूल हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, और हमने बाकी के दोनों सेंटेंस में फाइंड कर लिया कि एरर है। तो इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर एक ग्रामर होती है, एक तरीका होता है, और उस जगह से, उस तरीके से हमारा जो कंपाइलर होता है वो एरर को फाइंड करके हमें दे देता है, और हमारे लिए ट्रबल शूटिंग यानी कि डीबगिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ये एक हाई लेवल मशीन लैंग्वेज है। इट अलाउज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू डेवलप प्रोग्राम्स विदाउट वरिंग अबाउट द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म वेयर दे विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ बता रहा है वो ये बता रहा है कि डेवलपर्स यानी कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि इस पे बनाए प्रोग्राम्स को, ये बहुत छोटे होते हैं, इस पे बनाए प्रोग्राम्स को हम किसी भी तरीके की मशीन पर, यानी कि एक कम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन पर या एक दूसरी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सी इज़ कॉल्ड हाई लेवल कंपाइलर लैंग्वेज, क्योंकि इसके साथ एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर इसलिए चाहिए क्योंकि हम जो जिस भाषा में हम इस लैंग्वेज में काम करेंगे वो तो हाई लेवल है, लेकिन हमें जो काम करना है वो मशीन पर करना है। तो मशीन जिस भाषा को समझता है, हम सभी जानते हैं कि वो 0-1 की भाषा है, यानी कि बाइनरी की भाषा है। और वहाँ पर अगर मशीन भाषा में हमारे दिए गए कोड्स चेंज नहीं होते हैं तो फिर मशीन उस भाषा को नहीं समझ पाएगा, और तब हमें कंप्यूटर हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हमें एक कंपाइलर मिलता है, जिस कंपाइलर के थ्रू हम अपने बनाए गए प्रोग्राम्स को पहले कंपाइल करते हैं और मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं। और कंपाइलर जब इस मशीन भाषा में इसको कन्वर्ट कर देता है तो मशीन इसको अच्छे से समझ जाती है, और समझने के बाद वो हमें हमारा आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट को दे देता है, अगर वो एरर फ्री होता है। तो अगर एरर होती है तो वो हमें बता देता है कि 3 एरर है, 4 एरर है, और किस किस लाइन में एरर है वो भी उसमें इंडिकेशन आ जाता है, जो कि हम आगे जब प्रोग्राम्स को बनाएंगे तो हम देख पाएंगे। तो the aim of any high level computer language is to provide an easy and natural way of giving a program of instructions to the computer। तो यहाँ पर जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनका एक एम होता है कि वो आपको आसान से आसान तरीका दे सके इंस्ट्रक्शंस देने का कंप्यूटर में। तो इसलिए ये जो सी है हमारी, वैसे तो सी को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन सी प्रॉपरली हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जिस लैंग्वेज से ये अपडेट होकर के आई है उसको हम बी लैंग्वेज कहते हैं, और बी लेवल एक लो लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में आती थी। इसलिए सी लैंग्वेज एक मिड लेवल लैंग्वेज के नाम मतलब एक उस टाइम पे जानी गई, जिससे कि सी मिड लेवल लैंग्वेज हुई, और ये मशीन भाषा को भी बहुत आसानी से समझ सकती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज को भी आसानी से समझ सकती है। इसलिए हम सी लैंग्वेज को देखते हैं कि हमें हर जगह पर, जहाँ पर भी हम आईटी की पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें ये लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। तो ये ओवरव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग है। हम आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं। General aspects of C. तो C is a general purpose high level language that was originally developed by Dennis M. Ritchie to develop Unix operating system at Bell Labs। तो यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि ये जो लैंग्वेज है इसको बनाने वाले कौन थे, यानी कि जिन्होंने इसको डेवलप किया, उन वैज्ञानिक का जो नाम था वो डेनिस एम रिचे थे, जिन्होंने इसको, उस समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता था जो कि बेल लैबोरेटरीज के अंदर बनाई गई थी। तो डेनिस एम रिचे साहब थे जिन्होंने इसको बनाया, और शायद उस समय हमारे पास विंडोज़ जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, तब हमारे पास यूनिक्स होता था और डॉस होता था।
तो ये जो बेसिकली लैंग्वेज डेवलप करी गई, वो डेवलप करने का कारण यही था कि इससे कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए जा सके। तो डेनिस एम रिचे साहब ने इसको बनाया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लेबोरेटरीज के लिए उस समय बनाई गई। सी वॉज ओरिजिनली फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन द डेक PDP 11 कंप्यूटर इन 1972। तो अभी क्या है कि उस समय जब सबसे पहली बार इस लैंग्वेज सी को जब चलाया गया तो वो किस कंप्यूटर पे चलाया गया उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। लेकिन हमारे लिए जो याद करने वाली भाषा है कि हम एक चीज़ जान सकते हैं कि भाई हमने अगर सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसका ओरिएंटेशन कब हुआ, ये कब बनाई गई। तो 1972 में डेनिस एम रिचे साहब ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डेवलप किया, जिसको आगे और भी अपडेट किया गया। तो यहाँ पे जैसे कि जानकारी हमें दिखाई पड़ रही है कि इन 1978 ब्रियन करिंगन एंड डेनिस रिचे प्रोड्यूस द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सी नाउ नोन एज KNR स्टैंडर्ड। तो अभी क्या होता है कि आपको उस समय ये डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं था। बाद में इसको दो वैज्ञानिक ने मिल करके इसको पब्लिकली होस्ट किया और बताया कि सी लैंग्वेज क्या है और किस स्टैंडर्ड पर काम करती है। तो ये भी एक ओवरव्यू हुआ लैंग्वेज सी का। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। The Unix operating system, the compiler and the essentially all Unix application program have been written in C। उस समय Unix operating system के लिए जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए जाते थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप जानते हैं कि यूज़र को काम करने में मदद करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी फोटोशॉप और इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उस समय काम करने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी एप्लीकेशंस बनाए जाते थे वो सब सी लैंग्वेज के माध्यम से बनाए जाते थे। सी हैज़ नाउ बिकम अ वाइडली यूज्ड इन प्रोफेशनल लैंग्वेज फॉर वेरियस रीज़न। क्यों इसको हम लोगों ने प्रोफेशनली उस समय अडॉप्ट किया, उसके जो कारण हैं, उसकी जो वजह है वो यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि ईजी टू लर्न, ये सीखने में आसान थी, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी। आप यहाँ पर आपको पता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर और किस मेथडोलॉजी से लिखी जानी है। इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम्स, आप इसके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़, जैसा कि मैंने बताया कि एक मिड लेवल लैंग्वेज थी, इस कारण जो मशीन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी, यानी कि जो लो लेवल एक्टिविटीज़ होती थी, उनको भी ये हैंडल करने में कामयाब थी। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि बहुत सारे तरीके के जो कंप्यूटर्स होते थे, यानी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के कंप्यूटर या अलग अलग ओएस के कंप्यूटर्स। तो इस सारे कंप्यूटर्स पे हम इसको कंपाइल कर सकते थे और अपने रिज़ल्ट को देख सकते थे और उस सॉफ्टवेयर्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते थे। अगर हम सी के बारे में कुछ फैक्ट्स और जाने तो ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी लैंग्वेज कहाँ से डेवलप होकर के आई है। तो यहाँ पे सबसे पहला कह रहा है कि सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। उस समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए लैंग्वेज सी का डेवलपमेंट हुआ। सी लैंग्वेज सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज सी थी वो बी लैंग्वेज का अपडेट था, विच वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड अर्ली इन 1970s। 1970 के दशक में जो हमारे पास लैंग्वेज आई थी वो बी लैंग्वेज थी। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इससे भी पहले बी लैंग्वेज से भी पहले, यानी बी लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो BCPL लैंग्वेज का डेवलपमेंट है। BCPL का मतलब है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि लो लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में आती थी। और BCPL से भी पहले एक लैंग्वेज होती थी जिसको CPL कहा जाता था, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये डेवलपमेंट्स होते रहे और चूँकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ काम की होती है वही चीज़ हमें उनके बारे में ही जानकारी मिलती है कि हाँ इस पर काम हो रहा है। तो उस तरह से लैंग्वेज सी एक पर्याप्त लैंग्वेज थी उस समय काम करने के लिए। तो लैंग्वेज सी आज भी आप देखते हैं कि उसका नाम है, लोग सीखते हैं और ये कोर्सवेयर के अंदर भी आता है। The language was formalized in 1988 by the American National Standard Institute। जो इसको बाद में अडॉप्ट किया 1988 में वो NSI थी, और NSI ने इस लैंग्वेज को प्रॉपरली एक लैंग्वेज की तरीके से मान करके इसको अडॉप्ट किया और फिर ये पब्लिकली काम करने के लिए आ गई। तो यूनिक्स OS वॉज टोटली रिटन इन सी। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो पूरा का पूरा उस समय जो डेवलप करा गया वो सी लैंग्वेज पे किया गया। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी। बहुत सारे ऐसे उस समय जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते थे वो सब सी लैंग्वेज के माध्यम से करे जाते थे। टुडेज मोस्ट पॉपुलर लाइनेक्स OS एंड RDBMS MySQL हैव बीन रिटन इन सी।
आप जानते हैं कि जैसे कि हमारे पास विंडोज़ ओएस है, क्योंकि विंडोज़ ओएस बहुत फ्रेंडली होता है तो हम सब इसी को सीखते हैं। लेकिन एक लाइनेक्स करके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये भी बिल्कुल विंडोज़ की तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये एक फ्रीवेयर है, यानी कि ये फ्री है, इसको लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये बहुत पावरफुल है इन कंपैरिजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, क्योंकि इसका जो इस विंडोज़ को हैक कर पाना या इसके मतलब इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको क्रैश कर पाना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो आज की डेट में जो लाइनेक्स ओएस है उसके बहुत सारे वर्जन्स आए, जैसे कि फेडोरा, उबंटू, आपने नाम सुना होगा। तो उस समय जब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो पूरा, और जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल यानी कि RDBMS, माई एसक्यूएल जो हमारी जो एक लैंग्वेज होती थी, जो कि आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती थी, जो कि डेटाबेस के काम में आती थी, वो दोनों उस समय लैंग्वेज सी में ही लिखी गई। तो ये सी का फैक्ट्स है। वाई यूज़ सी, हम सी क्यों यूज़ करें? तो सी वॉज इनिशली यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क। मैं आपको बताया जैसे कि सी जो उस समय उसका यूज़ होता था वो सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, यानी सिस्टम के एप्लीकेशंस या ओएस बनाना या फिर ड्राइवर्स बनाना, इन सब काम में ये यूज़ होती थी। सी वॉज अडॉप्टेड एज ए सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोड्यूस कोड दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती थी, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज होती थी, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये इस पे लिखे गए जो कोड्स होते थे उसको मशीन भी बहुत आसानी से समझती थी और यूज़र्स भी बहुत आसानी से समझता था, इसलिए ये लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हुई। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ ऑफ सी माइट बी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम इससे बनाते थे, लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स हम इसको बनाते थे, असेंबलर्स बनाते थे, लैंग्वेज पे कोडिंग करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो भी हम इस पे बनाते थे, नेटवर्क के ड्राइवर्स हम इस पे बनाते थे, मॉडर्न प्रोग्राम्स यानी कि लोगों के मनपसंद प्रोग्राम जैसे कि आपने देखा होगा कि मारियो एक गेम आता था बहुत पहले, तो इस तरीके के गेम्स हम इस पर बनाते थे। और डेटाबेस के प्रोग्राम्स या डेटाबेस के एप्लीकेशंस या डेटाबेस के लिए लैंग्वेजेस हम इस लैंग्वेज के माध्यम से लिख सकते थे। तो ये सारा सी, चूँकि इसलिए हम सी यूज़ करते हैं क्योंकि सी के अंदर इतने बेनिफिट्स है कि हम इस तरीके की कोई भी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। अभी हम आते हैं लैंग्वेज सी का जो इंटरफेस है वो किस तरीके से दिखता है और कैसे काम होता है। सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो लैंग्वेज सी है, टर्बो सी या बोलैंड सी, जो भी ये लैंग्वेज सी है, ये 32 बिट सॉफ्टवेयर है। तो 32 बिट सॉफ्टवेयर होने के कारण पुरानी जो सॉफ्टवेयर जिन लोगों के पास हैं, जब आप उनको आज की डेट में विंडोज़ 7 पे या फिर आप उनको विंडोज़ 10 पे डालते हैं तो वो नहीं चलता है, क्योंकि हमारे ये जो विंडोज़ हैं ये ज़्यादा एडवांस हैं, तो उस पर ये लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है। तब हमें मार्केट से इसके सॉफ्टवेयर जा करके परचेस करने होते हैं। जो ड्यूक बॉक्स करके सॉफ्टवेयर आता है जो कि एक सिमुलेटर की तरीके से बनाया गया है कि आप इस पर काम कर लें, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स आपको जाके लेने पड़ेंगे और ले करके तब आप इसको चला सकते हैं। और जब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने जो पहली विंडो खुल करके आएगी वो इस तरीके का एक टेक्स्ट एडिटर आएगा, जो कि जितने लोगों ने भी डॉस सीखा है तो डॉस के अंदर एक एडिट कमांड होता था, तो वहाँ पर जब आप एडिट खोलते थे तो एडिट का जो लुक होता था वो इस तरीके से आता था। तो ये ठीक वैसा ही एक एडिट है और इसको हम एडिटर ही बोलते हैं, यानी कि टेक्स्ट एडिटर ही बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पर ओपन करके काम कर सकते हैं। और जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जो ब्लू कलर से होगा, ऊपर बहुत सारे मेन्यूज़ होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इस इंटरफेस के बारे में समझाता हूँ कि ये इंटरफेस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में आप देखते हैं फाइल है, एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल है, डीबग है, प्रोजेक्ट है और ऑप्शंस है, विंडोज़ है, हेल्प है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक मेन्यू का एक ऐसा लेटर है जो रेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड के ऑल्टर बटन के साथ इस लेटर को यूज़ करते हैं, जैसे आपने ऑल्टर के साथ F को दबाया तो फाइल मेन्यू खुल जाएगा, ऑल्टर के साथ E दबाया तो एडिट मेन्यू खुल जाएगा, ऑल्टर R दबाया तो रन खुल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो इस तरीके का ये एक मेन्यू बार है। आप देखते हैं कि आज की डेट में जो एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उसमें कॉर्नर में क्लोज बटन होता है जहाँ से आपका एप्लीकेशन बंद हो जाता है। यहाँ पर जो क्लोज बटन है वो आप देख सकते हैं, क्लोज बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो ग्रीन कलर का स्क्वायर सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये इसका क्लोज बॉक्स है। तो अगर आपको क्विट कर रहा है, यानी कि आपको या तो आप सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं, या फिर अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं और आप प्रोग्राम्स को क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ से करके आप एक एक क्लिक करते जाएंगे और एक एक प्रोग्राम आपका क्लोज होता चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो टाइटल बार आज की डेट में हमारे सारे एप्लीकेशन में सबसे ऊपर आता है, इसमें यहाँ पर हमारा टाइटल बार आता है। ये जो 2 लाइन आपको व्हाइट कलर की दिखाई पड़ रही है ये हमारा एक टाइटल बार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी लिखा है नो नेम, नो नेम। तो नो नेम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फाइल नेम नहीं दिया गया है, इसलिए ये नो नेम है। जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप नाम देंगे वो नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर नाम के साथ एक आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये हम विंडोज़ के साथ एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नाम होगा वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता, स्पेस अलाउड नहीं है। और 2 चीज़ें आपको विशेष कर ध्यान रखनी है कि आपको नाम के साथ .c ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब आप नाम के साथ .c लगाएंगे तब ये C का प्रोग्राम बनेगा, अदरवाइज़ ये CPP एक्सटेंशन के साथ सेव होगा जो कि C++ की फाइल मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं कि टाइटल बार है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक कर्सर दिख रहा है। कर्सर आपको पता है कि जो भी हम लेटर्स लिखते हैं वो कर्सर की प्लेस पर ही आता है। तो ये कर्सर है, आप इसको ऊपर नीचे करके आप कुछ भी लिखेंगे और हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे पास इस विंडो पर ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये एडिटर विंडो है पूरी, जो जैसा कि बताया मैंने आपको कि ये C का प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लाइन और कॉलम दिखा रहा है, यानी कि हम किस लाइन नंबर पर हैं और हमारा कौन सा कॉलम है। तो जहाँ ये कर्सर नीचे आएगा तो यहाँ पर लाइन 2 हो जाएगी, और जब ये कर्सर आगे बढ़ेगा तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके इस तरीके से यहाँ पर हमारी कर्सर की पोजीशन को दिखाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्क्रॉल बार है, जिससे कि हम प्रोग्राम में अगर हमारा बड़ा हो जाता है तो हम पेज को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन है, ये जूम बॉक्स है, आप इसको क्लिक करेंगे ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ जैसा ही कुछ काम करेगा, आप देखेंगे यहाँ पर। तो और आप एक बार में 9 प्रोग्राम्स की विंडो एक साथ ओपन कर सकते हैं, यानी कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, वो खुला हुआ है, आपने दूसरी एक न्यू फाइल लिया और उसके बाद काम करने लगे, तो ये जो पहले से खुला प्रोग्राम था वो पीछे होगा। तो यहाँ पर आप एक साथ 9 प्रोग्राम्स की विंडो खोल सकते हैं, और आपको फिर आगे करने के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। जो यूज्ड प्रोग्राम है, जो इन पे आपको काम नहीं करना है, तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार में हमारे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि F1, F2, और ये हमारे जो बहुत यूज़ वाले ऑप्शंस हैं उनके लिए हमें शॉर्ट कीज़ दिखाई पड़ रही हैं, और हम इन शॉर्ट कीज़ के थ्रू काम करेंगे आगे चल करके। तो आपने देखा कि हमारे पास जो हमारी लैंग्वेज C का जो टेक्स्ट एडिटर है वो इस तरीके का है, जहाँ पर हमें काम करना है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि ये हमारे लैंग्वेज C का इंटरफेस है और हमें इस पे काम करना है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास लैंग्वेज C नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिमुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं और गूगल पे आप लिख दें कि लैंग्वेज C प्रोग्राम कोड विंडो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऑनलाइन कुछ इस तरीके के सिमुलेटर्स खुल जाएंगे, जहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोग्राम्स बना करके और रन करा करके आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपका जो लैंग्वेज C का जो फ्रंट विंडो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अब हम लोग इसको डे बाई डे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ कि लैंग्वेज C बिल्कुल एप्लीकेशंस की तरह से नहीं पढ़ाई जाती है कि उसमें हमें मेन्यू पढ़ने हैं, उसके अंदर ऑप्शंस पढ़ने हैं। हमारा यहाँ पर जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हमें लैंग्वेजेस के पूरे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, कि हमें प्रिंटिंग और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसमें लूपिंग कैसे होती है, इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आई होप आज के लिए आपका इतना बहुत है। लेकिन चूँकि इसके आगे भी मुझे पढ़ाना है तो मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप चाहें तो आज की पढ़ाई यहाँ पे रोक करके आप इसके आगे का वीडियो कल भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट कीज़ यूज्ड इन C।
तो कुछ ऐसी शॉर्ट कीज़ जो हम सी में यूज़ करते हैं, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जब भी आप कोई मेन्यू ओपन करेंगे तो आप उसके अंदर फाइंड आउट करेंगे कि उसकी शॉर्ट कीज़ हर एक ऑप्शन के सामने लिखी हुई है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये आपको यहीं पे मिल रहा है, आपको आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, वी हैव टू यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ टू स्पीड अप प्रोग्रामिंग स्किल्स। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आप कीबोर्ड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं फाइंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका जो स्पीड है वो माउस से कहीं ज़्यादा होगा। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आई हैव सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द टर्बो सी। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट कीज़ हैं मैंने आपको यहाँ पर उनको बताया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है शॉर्टकट कीज़ का, वो लिखा हुआ है ऑल्टर प्लस एफ। तो यहाँ पर जब ऑल्टर प्लस एफ आप क्लिक करेंगे तो ओपन फाइल, मतलब जो फाइल मेन्यू है वो आपका एक्सेस होगा। और ऑल्टर F3 ये आपका उस फाइल को क्लोज करेगा। मीन्स आपकी कोई भी ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा, आप वहाँ से कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं। और ऑल्टर F3 करेंगे तो क्लोज का डायलॉग बॉक्स, मतलब क्लोज हो जाएगा वो डायलॉग बॉक्स, या कोई भी फाइल जो खुली हुई है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल्टर दबा करके फिर F दबाएं फिर N दबाएं। यहाँ पर मतलब ये तीनों की आपको कॉम्बिनेशन में नहीं यूज़ करनी कि साथ में ही दबाना है। आप पहले ऑल्टर दबा दें, फिर F दबा दें, फिर N दबा दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक नई फाइल की विंडो एडिटर पे आ जाएगी, जो जैसा कि अभी आपने इसके पहले वाली विंडो पे देखा था जहाँ पे नो नेम करके लिखा हुआ था। तो ऐसे करके एक फ़ाइल विंडो आ जाएगी जहाँ पर आप अपनी एक नई फाइल बना सकते हैं। इसी तरीके से ऑल्टर दबा करके खाली X दबा दें तो एग्जिट टर्बो सी, यानी कि आप टर्बो सी से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो उसका आउटपुट हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन पर आता है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन। तो ये दो तरीके से आता है। एक तो तरीका हमारे सामने ये है कि हम जब इस प्रोग्राम बना करके उसको रन कराएंगे, तो रन कराने का भी मेथड मैं आपको बताऊंगा, तो वो ब्लैक स्क्रीन पर आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। लेकिन हम किसी भी समय अगर आउटपुट स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो हमारे लिए जो की है वो ऑल्टर और F5 है। तो जब ऑल्टर F5 आप दबाएंगे तो वो अपने आप आपको आउटपुट स्क्रीन पर, यानी कि उस ब्लैक कलर की विंडो पर आपको लेकर के चला जाएगा। ऑल्टर FL चेक प्रोग्राम लोड और नॉट, मतलब ये देखेगा कि आपकी जो फाइल है वो लोड हो गई है कि नहीं हो गई है। ऑल्टर प्लस एंटर, ये आप टॉगल है, अगर आप इसको साथ में दबाते हैं ऑल्टर प्लस एंटर तो आपकी जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी, यानी कि आप देखेंगे रीस्टोर हो जाएगी। और जब दोबारा इसको आप दबाएंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, यानी कि फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो ये शॉर्ट कीज़ हैं, आप इनको चला करके देखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो शिफ्ट प्लस डिलीट से, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ कट करते हैं तो हमने आज तक देखा है कि कंट्रोल X दबाते हैं तो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करी गई कट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको कट करने के लिए या तो एडिट मेन्यू में जा करके आप पहले तो सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाएं और वहाँ पर कट आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको दबाएं तब कट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको शॉर्ट कीज़ के ज़रिए करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट की आपको एक साथ दबानी होगी, तब कोई चीज़ कट होगी। कट जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में वो रहता है और पेस्ट कराने पर वो हम कितने बार भी पेस्ट करा करके उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट है, जबकि हमें पता है कि कंट्रोल प्लस V से पेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको C लैंग्वेज में पेस्ट करानी है कोई चीज़ तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट की आपको दबानी पड़ेगी, तब पेस्ट होगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई चीज़ कॉपी करना है, हमें पता है कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस इंसर्ट दबाना पड़ता है किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए। आप पहले जितनी भी लाइंस को कॉपी करना है आप उनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस इंसर्ट दबाएं, या फिर एडिट मेन्यू के अंदर जा करके कॉपी का ऑप्शन होगा उसको दबाएं, और दबाने के बाद तब आपका ये चीज़ कॉपी होगा और फिर पेस्ट करा सकते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट से या एडिट मेन्यू के अंदर जा करके पेस्ट ऑप्शन से। अब बात आती है कि हमने अपने एडिटर में 4, 5, 6, 8, 10 लाइंस का प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम करने के बाद अब हम चाहते हैं इसको रन कराना, यानी एग्जीक्यूट कराना। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें उससे पहले उसको कंपाइल करना पड़ता है, और कंपाइल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कंपाइल मेन्यू में आप जाएं, आप देख रहे हैं ऊपर कंपाइल मेन्यू आता है, उस कंपाइल मेन्यू में जा करके आप कंपाइल ऑप्शन पर क्लिक करें तो कंपाइल हो जाएगा। और अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगी या कोई भी दिक्कत होगी तो वो आपको बताएगा, कोई वार्निंग होगी तो आपको बताएगा। लेकिन अगर आप
शॉर्ट की के ज़रिए करना चाहते हैं तो Alt प्लस F9 अगर इस की को आप दबाएंगे तो भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि जब आप प्रोग्राम्स बनाने लग जाते हैं, आप इनके यूज टू हो जाते हैं, तो Alt प्लस F9 का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करा जाता है। इसके बाद प्रोग्राम को कहीं पर भी रोकना है तो कंट्रोल प्लस F8 यानी कि ब्रेक पॉइंट हम करते हैं इसको। कंट्रोल प्लस F9 ये एग्जीक्यूशन के लिए है, यानी कि हम प्रोग्राम को अब हमने कंपाइल करा लिया, कंपाइल कराने के बाद हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एरर फ्री है, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग करके हमारे पास एक मैसेज आ गया। तो हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे जिससे कि ये हमें एक कमांड विंडो पे हमारा आउटपुट दिखाई पड़े। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। आप रन मेन्यू जो ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा एडिटर में, आप उस पर जाएं और वहाँ पर रन ऑप्शन लिखा होगा, आप रन पे क्लिक करें। अदरवाइज जैसे आपने Alt F9 दबाया था, अब आप कंट्रोल F9 दबाइए तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कि ये प्रोग्राम को रन करके आउटपुट स्क्रीन पर आपका आउटपुट दिखा देगा। बाकी की जो चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, कंट्रोल S हम सेव करते हैं। आप चाहे तो फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन है, आप उससे जाके सेव करें या कंट्रोल S दबा करके सेव करें। लेकिन यहाँ पर F2 ऑप्शन इसके लिए काम करता है। कहीं कुछ सॉफ्टवेयर्स में, जो आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं, जो नए सिमुलेटर्स आए हैं, वहाँ कंट्रोल S काम करेगा। अदरवाइज F2 ऑप्शन आप दबाएंगे तो ये आपको सेव करने का काम करेगा। आपको अंडू करना है, यानी कि जैसे कि अभी तक आप कंट्रोल Z करके किसी भी एप्लीकेशन में अंडू करते थे, यानी बैक स्टेप आते थे, यहाँ पर आपको ऑल्टर प्लस बैक स्पेस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इन सारे शॉर्ट कीज़ को देख लीजिए, आप इनसे यूज टू हैं, पहले से कर सकते हैं, आपने करा है, इसलिए मैं आपको इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि रीडू क्या करता है, क्लियर क्या करता है, डिलीट लाइन क्या करता है, ये तो बहुत कॉमन से है। लेकिन जो आपके लिए यूज़ के हैं वो मैंने आपको बताया। ऑल्टर F9, कंट्रोल F9, ये आपको बहुत याद रखना है, ये आपके सबसे काम के ऑप्शन है, क्योंकि आपको हर प्रोग्राम को कंपाइल कराना पड़ेगा और एग्जीक्यूट कराने के लिए, यानी कि रन कराने के लिए आपको कंट्रोल F9 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी बहुत सारे हैं, आप इनको देखिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ इसमें समझाने वाला है, बट आप इनको करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। ये सब शॉर्ट कीज़ हैं जो आपको मेन्यू वाइज मिलेंगे, और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको यूज़ नहीं भी करने पड़ेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सी प्रोग्राम्स, अ सी प्रोग्राम कैन वेरी फ्रॉम 3 लाइन्स टू मिलियन ऑफ लाइन्स। मतलब आप 3 लाइन से इसको स्टार्ट करते हैं और मिलियंस ऑफ लाइन्स की कोडिंग आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट शुड बी रिटन इनटू 1 और मोर टेक्स्ट फाइल्स विद द एक्सटेंशन सी। आप इसको .c के एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे और आप एक से ज़्यादा फाइल्स बना करके भी आप इसको अपने सॉफ्टवेयर को, यानी कि आप जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी जो फाइल बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा हेडर फाइल्स इस्तेमाल होती है। तो हेडर फाइल्स क्या होती हैं उनको हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन हम उनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड्स। प्री प्रोसेसर कमांड्स जो होता है, आप उसके बारे में समझ लीजिए। होता क्या है कि अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर हमने कोई चीज़ किसी ड्राइव के किसी फोल्डर में सेव कर रखी है, तो उसका सिंटेक्स, यानी हमें उसको यूज़ खोलने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए हमें पहले उस ड्राइव में जाना पड़ता है और उसके बाद उस फोल्डर में जाना पड़ता है, तब जाकर के हमें वो चीज़ मिलती है। इसको बोलते हैं सिंटेक्स, इसको हम बोलते हैं पाथ। तो पाथ देने का कोई भी तरीका हमारी लैंग्वेज सी के अंदर नहीं दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर यहाँ पर प्री प्रोसेसर कमांड्स लगाते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले इसमें हैश साइन लगाते हैं, उसके बाद एक इंक्लूड नाम का वर्ड लिखते हैं और उसके अंदर हम फाइल लगाते हैं stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल .h, और उसको हम एक ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट से इसको क्लोज करते हैं, जो कि यहाँ पर ओपन एंगल ब्रैकेट बोले जाते हैं और क्लोज एंगल ब्रैकेट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्री प्रोसेसर जो कमांड्स होते हैं वो हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम नीचे जो कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ है, या हम नीचे कुछ भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कीवर्ड्स हैं, तो होता क्या है कि उनके बारे में पूरी डिटेल इन प्री प्रोसेसर कमांड्स के अंदर लिखी होती है, यानी इन हेडर फाइल्स के अंदर लिखी होती है। तो अगर हमने नीचे कोई कमांड इस्तेमाल किया है अपने प्रोग्रामिंग में और उसकी रिलेटेड हेडर फाइल हमने नहीं लगाई है, तो कंपाइलर उस कमांड को समझ ही नहीं पाएगा कि उसका क्या काम है, और वो वहाँ पर एक एरर आपको दे देगा। इसलिए हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो 2 फाइल्स तो ऐसी हैं जिनको हम ज़रूर लगाते हैं, जैसे कि stdio.h और conio.h, जिसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल।
तो ये दो हम लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जो अगर हम मैथ्स के फंक्शंस के कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें math.h लगानी पड़ेगी। अगर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम string.h लगाएंगे। इसके बाद आता है फंक्शंस। फंक्शंस एक बड़ा चैप्टर होगा जो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके ठीक नीचे हम लोग वाइड मेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक लिंकर फंक्शन होता है। ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वेरिएबल्स यानी कि अगर हम कोई भी यूज़र से वैल्यू लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक नाम की ज़रूरत होती है, वो चीज़ वेरिएबल बोली जाती है। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में आपको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आगे। स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस, प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए हम जितने भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं या कोई हम कंडीशन लगाते हैं वो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस होती है। या हम किसी दूसरे को प्रोग्राम को समझाने के लिए अगर हम कोई कमेंट लगाते हैं, कमेंट के साथ आपको मैं बता दूं कि कमेंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी कि आउटपुट में वो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम कमेंट इसलिए लगाते हैं खुद के याद करने के लिए। अगर हमारा प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो रहा है और हम उसको पार्ट में कुछ डिवाइड करके अपने आप को ही याद रखना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि हाँ ये वाला लाइन से लेकर के और ये 20 लाइन तक हमने ये वाली प्रोग्रामिंग करी है, तो हमें वहाँ पे कमेंट लगा देते हैं। कमेंट में हम लिख देते हैं उसके बारे में, लेकिन कमेंट हमें तो दिखता है एडिटर पर, बट ये एग्जीक्यूशन लाइन पर कहीं पर भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी कि कंपाइलर के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम ये आपने देखा 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरे प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यही 5 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम है। मैंने एडिटर को खोला, एडिटर को खोलने के बाद फाइल मेन्यू में न्यू में गया। जब न्यू में गया तो मेरे सामने ये ब्लू कलर की खाली विंडो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले हैश साइन। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का एक सिंबल है, या आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में 3 जो 3 नंबर की की है, न्यूमेरिक की जो 3 नंबर है, इसके ऊपर ये बना हुआ है। आप इसको शिफ्ट के साथ लगाएंगे और उसके बाद आपको स्मॉल लेटर में ही, आपको एक और बात बता दूं, याद रखिएगा, लैंग्वेज सी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के कारण इसमें हमें याद रखना है कि हमको स्मॉल लेटर्स में ही काम करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कैपिटल में यूज़ होते हैं। तो आपको कैपिटल और स्मॉल इसका विशेष ध्यान रखना है, और इसके लिए आप ट्राई करें कि आप अगर स्मॉल लेटर्स में काम करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसके जितने भी कमांड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इंक्लूड आपने लिखा, स्मॉल लेटर्स में लिखा, तो ये देखिए ये इंक्लूड लिखा हुआ है, और उसके बाद ये आपने ओपन एंगल ब्रैकेट लगाया और stdi.h ये आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इस्तेमाल करी, और .h इसका एक्सटेंशन है आपने लगाया, और क्लोज एंगल ब्रैकेट से आपने इसको बंद कर दिया। इसी तरीके से आपने दूसरी फाइल लगाई जो कोनियो। तो जितने भी हेडर फाइल्स हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं या जितनी भी हेडर फाइल्स हम यहाँ पर बनाते हैं, उन सारी हेडर फाइल्स को हम यहाँ पे लिस्ट में सबसे टॉप पर लिस्टिंग करते चले जाते हैं। यहाँ पर हमने 2 हेडर फाइल्स इस्तेमाल करी है, तो यहाँ पर 2 लगाई गई है, इनसे ज़्यादा भी लगानी पड़ती हैं, तो हम यहीं पर 1 बाई 1 करके सारी हेडर फाइल्स को डिक्लेयर करते हैं। अगर हमने कोई ऐसा कमांड इस्तेमाल किया है जिसकी हेडर फाइल यहाँ पर नहीं है तो हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, अदरवाइज एक एरर शो होगी। अब बात ये आती है कि ये जो stdio फाइल है, इसमें ये printf कमांड की पूरी डिटेल है कि ये जो printf कमांड है ये क्या करता है, इसकी डिटेल यहाँ पर है। तो अगर आपने ये फाइल नहीं लगाई होगी और जब कंपाइलर printf पे आएगा तो वो यहाँ पर एक एरर इसको मानेगा, क्योंकि उसको printf समझ में नहीं आएगा कि इसका काम क्या है। और इसके लिए हमने ये जो यहाँ पर डिक्लेयर किया है हैश साइन, ये जो आप देखेंगे यहाँ पे जो हैश साइन डिक्लेयर हुआ है, ये जो यहाँ पर आप ये जो हैश साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या काम है? इसका काम है पाथ से लिंक कराना। मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि आपका कोई भी जो फाइल है वो डी ड्राइव के किसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो आपको हमेशा एक्सेस करने के लिए उसके पाथ पे जाना पड़ेगा, यानी डी ड्राइव पे जाना पड़ेगा, फिर फोल्डर में जाना पड़ेगा, तभी आपको वो फाइल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम पाथ नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे हैश साइन लगाते हैं, और आपके लैंग्वेज सी में यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चौथा 5वां ऑप्शन होगा डायरेक्टरीज। जब आप डायरेक्टरीज को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल करके आएगी। उस विंडो में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 4 ऐसी जगह है जहाँ पर पाथ लिखे गए हैं।
तो ये जो पाथ लिखे गए हैं, इस पाथ को लिखने के लिए मैं आपको एक बार ये विजिबल करा देता हूँ, एक सेकेंड के लिए मैं आपको विजिबल कराता हूँ। ये चूंकि लैंग्वेज सी के साथ काफ़ी प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर आपके विंडो पे शायद ये छोटा सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर डायरेक्टरीज है। तो डायरेक्टरीज के अंदर आप देखिए यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टरी, लाइब्रेरी डायरेक्टरी, आउटपुट डायरेक्टरी और सोर्स डायरेक्टरी, 4 यहाँ पर जगह दी गई हैं जहाँ पर आप पाथ बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सी लैंग्वेज के टीसी फोल्डर के अंदर इंक्लूड डायरेक्टरी पड़ी है और मैंने इंक्लूड का पाथ यहाँ पर दे रखा है। अब इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर हमारी सारी हेडर फाइल्स पड़ी होती है। तो हम जो हमारा हैश साइन है, जो हमने वहाँ पर प्री प्रोसेसर हैश साइन लगाया है, उसका काम है इसको यहाँ से लिंक कराने का। और जब वो यहाँ से इसको लिंक करा देता है तो उसको यहाँ से पाथ मिल जाता है। और चूँकि हम ऊपर यहाँ कहीं पाथ नहीं दे सकते तो वो एरर आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमने हैश साइन लगाया और हैश साइन इसको उस विंडो से खाली कनेक्ट करता है और हेडर फाइल यहाँ पर उससे मिल जाती हैं। और हेडर फाइल से रिलेटेड अगर हमने नीचे कमांड इस्तेमाल करें तो हमें वो कमांड कंपाइलर को समझाने में बहुत आसानी होती है, कंपाइलर उसको ईजिली समझ जाता है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है void main। मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं आपको, फंक्शन तो पूरा एक चैप्टर है जो मैं आपको बहुत थोड़ा आगे मिलेगा और मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो void main है, यहाँ पर मेन एक लिंकर फंक्शन है। लिंकर फंक्शन का मतलब है कि ये जो मेन फंक्शन है ये हमारे इस पार्ट को और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी प्रोग्रामिंग का पार्ट है, इस पार्ट से लिंक कराने का काम हमारा लिंकर फंक्शन करता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है, मैं आप देख लीजिए, ये जो फंक्शन है इसका नाम है मेन। इसके आगे यहाँ पे एक पैरेंथेसिस खुले हैं और पैरेंथेसिस बंद हुए हैं। ये आर्ग्यूमेंट का एरिया होता है। आर्ग्यूमेंट का एरिया मतलब अगर हम दूसरा कोई फंक्शन बनाएंगे, जैसे हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, तो सम करने के लिए हमें 2 डिजिट का सम करना है, 3 डिजिट का सम करना है, उसकी डिटेल हमें यहाँ देनी पड़ेगी। फिर जब वो डिजिट सम करके आएगा तो हमें एक तीसरी डिजिट मिलेगी, उसका कौन सा टाइप होगा वो हमें यहाँ बताना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये फंक्शन का कोई ऐसा काम नहीं है, इस फंक्शन का खाली काम है कि हमारे नीचे के स्टेटमेंट्स को हेडर फाइल से लिंक कराए, इसलिए यहाँ आर्ग्यूमेंट का पार्ट खाली है, खुला और ये बंद हो गया। और ये फंक्शन हमें कोई नया आउटपुट रिटर्न करके नहीं देगा, इसलिए ये void लिखा गया है। void का मतलब होता है एम्प्टी। तो इस फंक्शन का काम है केवल ऊपर और नीचे की चीज़ों को लिंक कराने का। तो ये एक फंक्शन हो गया है। आप देखें कि 3 स्ट्रक्चर में हमारा ये पार्ट, जो ये प्रोग्राम है 3 स्ट्रक्चर में है, 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट हो गया हेडर फाइल, दूसरा पार्ट हो गया void main फंक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस फंक्शन के आगे किसी भी तरीके का कॉलन या सेमीकॉलन नहीं लगाया जाता। अगर आप इसके आगे कॉलन या सेमीकॉलन लगा देंगे तो ये फंक्शन भी एक एरर बन जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को ये लाइन समझ में नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर हम एक पैरेंथेसिस को, ये यहाँ पर हम ब्रेस को ओपन करते हैं, करली ब्रेस को ओपन करते हैं। हम कह सकते हैं ये हमारा स्कोप है, यानी कि एक प्रोग्रामर जो काम करेगा वो इस स्कोप को ओपन करेगा और उसके बाद वो कितनी भी लाइन प्रोग्राम्स की लिख करके फिर इस स्कोप को बंद करेगा। तो ये प्रोग्रामर का पार्ट है जहाँ पर वो प्रोग्रामिंग करेगा। इन सारी चीज़ों को हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखें, मैंने सबसे पहला एक कमांड लगाया है, ये कमांड है CLR ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट बंद हुआ और उसके बाद सेमीकोलन लगाए। तो आपको एक चीज़ पे बता दूं, ये एक रूल है जो आपको याद रखना है, और याद आपको ये रखना है कि जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज करना ज़रूरी होता है, नहीं तो कंपाइलर इसको ब्रेक नहीं मानता। मतलब वो लाइन की अब यहाँ से वो ख़त्म मानेगा जब उसको यहाँ पर सेमीकोलन मिलेगा। तो CLR SCR एक ऐसा कमांड है जो कि conio.h के अंदर होता है, क्योंकि ये कंसोल से रिलेटेड है। कंसोल का मतलब हमारे मॉनिटर से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम आउटपुट स्क्रीन को खोलेंगे, जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम को रन कराने पे एक आउटपुट विंडो आएगी ब्लैक कलर की, और अगर आपने ये कमांड नहीं लगाया होगा तो उस पर पहले से कुछ लिखा हुआ आ सकता है, या अगर आप इसको 2 बार रन कराएंगे तो पहला वाला आउटपुट भी आ रहा होगा और दूसरा वाला आउटपुट भी आ रहा होगा। 3 बार रन कराएंगे तो फिर पहला दूसरा भी आ रहा होगा, फिर तीसरा आउटपुट आएगा। आप इसको 10 बार रन कराएंगे तो 10 बार आपको वो 10 आउटपुट पहले वाले भी दिखाई पड़ेंगे और फिर आपको नया आउटपुट दिखाई पड़ेगा। तो जब आप CLR SCR को लगा देते हैं तो पुराना आउटपुट
हमेशा क्लियर हो जाता है, यानी कि जो पहले वाला आउटपुट होता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर CLR SCR है जिसको आपने लगाया और ये क्लियर स्क्रीन का काम करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर printf एक कमांड लिखा गया है। printf कमांड हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के काम में आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर में PRINT प्रिंट F आपको लिखना है, ब्रैकेट को खोलना है। अगर कोई भी लाइन को आप एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि वो आउटपुट स्क्रीन पे बिल्कुल वैसी ही दिखाई पड़े, यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने डबल कोट्स को ओपन किया, ये डबल कोट्स बहुत ज़रूरी है। आपने डबल कोट्स को ओपन किया और इसके अंदर कोई भी सेंटेंस जो आप लिखते हैं ये एज ए स्टेटमेंट आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। ये आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। इसका कंपाइलर से कोई रिलेशन नहीं है। इसका कंपाइलर केवल इतना काम करेगा कि जो इस printf कमांड के अंदर लिखा गया है वो चीज़ आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। तो यहाँ डबल कोट्स खोला गया है, हमने एक लाइन लिखी दिस इज़ एज एजुकेशंस, डबल कोट्स बंद किया, पैरेंथेसिस यानी हमने ब्रैकेट बंद किए और सेमीकोलन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लाइन के बाद सेमीकोलन कंपलसरी है। तो ये लाइन एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद आप देखिए मैंने यहाँ पे एक कमांड और इस्तेमाल किया गया है जिसको बोलते हैं गेट ch। ये भी कंसोल यानी कि कोनियो का ही पार्ट फंक्शन है। और गेट ch का मतलब ये है कि जब अगर आप गेट ch नहीं लगाएंगे तो आप जब इसको कंपाइल कराएंगे एरर 0 आई, उसके बाद जब आपने इसको रन कराया तो रन कराने के बाद यही ब्लू विंडो आपके सामने इतनी जल्दी आ जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका आउटपुट प्रिंट भी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन इतनी जल्दी आपके सामने से निकल जाएगी कि आपको वो दिखेगी नहीं, यानी आउटपुट स्क्रीन पर कहीं पर भी विंडो रुकेगी ही नहीं। तो आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए हमने यहाँ पर गेट ch कमांड लगाया है। गेट ch का मतलब है गेट कैरेक्टर, GETCH और पैरेंथेसिस ओपन बंद सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, ये लाइन को पहले प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर और ये आउटपुट स्क्रीन के बाद रुका रहेगा क्योंकि मैंने ये कमांड लगा दिया। अब जब तक हम कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर नहीं दबा देंगे तब तक वो रुका रहेगा, और जैसे ही हम कैरेक्टर दबा देंगे तुरंत आउटपुट स्क्रीन से हमारी इस ब्लू विंडो पर हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये चूँकि आपने यहाँ पे स्कोप ओपन किया है यानी ये ब्रेस ओपन किया है तो आपको प्रोग्राम के लास्ट में ब्रेस बंद करना है। तो बंद किया हमने इसको। बंद करने के बाद आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो इस फाइल को आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना है, Alt F दबा करके सेव ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद कोई भी आपको छोटा नाम 11 कैरेक्टर से छोटा नाम आपको रखना है मिला करके, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए और .c ज़रूर लगा करके इसको सेव कर दीजिए। जब आपने इसके नाम के साथ .c लगा करके सेव करा तो आपकी फ़ाइल सेव हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको Alt F9 या कंपाइल मेन्यू में जाकर के कंपाइल पर क्लिक करके प्रोग्राम को कंपाइल करा लेना है। जब आप कंपाइल करा लेंगे तो कंपाइल कराने के बाद आपके सामने एक छोटी सी विंडो आएगी जिसमें लिख करके आपको दिखाई पड़ेगा 0 एरर 0 वार्निंग। तो 0 एरर 0 वार्निंग आ जाने के बाद इसका मतलब आपके प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। फिर आप कंट्रोल F9 दबाएंगे जो कि एग्जीक्यूशन है, चाहे तो आप कंट्रोल F9 दबाएं चाहे तो रन मेन्यू में जाकर के रन ऑप्शन को क्लिक करें। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक ब्लैक कलर की विंडो, ये देख रहे हैं आप, पूरा इतना ब्लैक कलर का विंडो आएगा और यहाँ पर आपका आउटपुट ये इस तरीके से प्रिंट होगा और ये तब तक रुका रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई भी की नहीं दबाएंगे क्योंकि आपने वहाँ पे गेट ch लगाया है। अगर आपने गेट ch नहीं लगाया होता तो ये विंडो आती और चली जाती और इतनी जल्दी आती और चली जाती कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ती। तो गेट ch कमांड का ये काम है। तो आई होप आपने पहला प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझा होगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे, बना करके भी देखेंगे, है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। तो मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये टोकन्स इन सी है। टोकन्स इन सी का मतलब है कि भाई अब हम प्रोग्राम्स को बनाने जा रहे हैं तो हमें आगे भी और चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हो जाए कि टोकन क्या है। तो आप जब आप एक घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि घर बनाने में हम बहुत सारा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ईंटें इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं, बालू इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि छोटे छोटे ऐसे पार्ट आप इस्तेमाल करते हो जिनसे मिल करके एक बहुत बड़ा घर बनता है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, ईंटा भी तो कुछ चीज़ों से मिल के बनता है। तो यहाँ पर हम उन टोकन्स को पढ़ने जा रहे हैं जो टोकन्स
हमारे प्रोग्राम को बनाते हैं, यानी कि ये उस तरीके का मटेरियल है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे मिल करके हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स एंड टोकन इज आइदर अ कीवर्ड, एन आइडेंटिफायर, अ कांस्टेंट, अ स्ट्रिंग लिटरल और अ सिंबल। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा सी प्रोग्राम बनाया जाता है, जब हम एक अच्छे प्रोग्रामर हो जाएंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो जब हम सी प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं कमांड्स, फीचर्स, तो वहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ टोकन कहलाता है। तो टोकन बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि टोकन कीवर्ड भी हो सकता है, मैं आपको कीवर्ड भी बताऊंगा कि क्या होता है, आइडेंटिफायर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग लिटरल भी हो सकता है और एक सिंबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर 5 तरीके के टोकन्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन्स अभी आपने देखा कि आपने हर प्रोग्राम के बाद एक सेमीकोलन लगाया। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, आप हटा करके आप कंपाइल करके देखिएगा तुरंत एरर आ जाएगी। तो सेमीकोलन भी अपने आप में एक टोकन है जिसको आप लगाते हैं और आपका प्रोग्राम वहाँ से ब्रेक, मतलब वो लाइन वहाँ से ब्रेक मानी जाती है। इसी तरीके से कमेंट्स वो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन एक प्रोग्रामर अपनी याद रखने के लिए इनको लगाता है। कैसे यूज़ करा जाता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आइडेंटिफायर्स उन सभी चीज़ों की नेमिंग होती है जिनसे हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, जैसे कि फंक्शन नेम हो गए, जैसे कि पॉइंटर नेम हो गए। लेकिन मैंने आपसे बताया कि अभी तो ये थ्योरी पार्ट है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जब हम प्रोग्रामिंग्स में आएंगे तो मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊँगा। कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड्स। अब मैं आपको इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि हम लोग ने ABCD अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा है, लेकिन अगर हम एक हाथ में जिस चीज़ से हम लिख रहे हैं इसको पेन कहते हैं, और हम जानते हैं कि PEN पेन होता है, तो PEN रिजर्व फॉर उस चीज़ के लिए जिससे हम लिख रहे हैं इस समय। दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा वो उसको पेन ही बोलेगा और PEN ही लिखेगा, यानी कि वो एक रिजर्व वर्ड हो गया उस चीज़ के लिए जिससे अभी आप लिख रहे हैं। तो पेन जैसे एक कीवर्ड है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उसी तरीके से हम अपने लैंग्वेज सी में बहुत सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनका फिक्स मीनिंग होता है। आप बिगनर्स हो तब भी आपके लिए कीवर्ड्स वही काम करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर होगा, एक डेवलपर होगा, उसके लिए भी कीवर्ड्स वही काम करेंगे। तो कीवर्ड्स एक फिक्स वर्ड्स होते हैं जिनका हम काम करेंगे, जैसे कि प्रिंटफ है, एक कीवर्ड है, फिक्स है। प्रिंटफ का काम जो है बस प्रिंटफ वही काम करेगा। CLR एक कीवर्ड है, फिक्स है, उसका वही काम होगा। इसके अलावा वाइट स्पेस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, इसलिए वाइट स्पेस भी एक टोकन की तरीके से यहाँ पे माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम इनकी प्रोग्रामिंग्स में इसको इस्तेमाल करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल करूँगा।